साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से। एक बड़ा ही जो मामला है वो कहीं ना कहीं करनाल के अंदर गरमाया हुआ है। अगर बात करें तो पत्रकार आकर्षण उप्पल को लेकर के आज एक बड़ी जो अहम अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप तस्वीरें इस समय पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जो एडवोकेट हैं इस मामले के, जो अगर मैं पक्ष की बात करूँ, आज जो नया मामला है इसके जो एडवोकेट है और जो आकर्षण उप्पल पर जो कहीं ना कहीं पहले जो आरोप लगाए गए थे, उनके जो एडवोकेट है उनकी तरफ से जो पूरी जानकारी है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइएगा मेरे साथ, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरी आप सभी साथियों से यही अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि पल पल की अपडेट हम आप लोगों को देते रहते हैं। तो आज आपको बातचीत कराने वाले हैं, जो आज का नया मामला है वो देखिएगा, वो सुनिएगा। आज का जो नया मामला है उसको लेकर के हम लोग पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं एडवोकेट विनय बंसल के पास। जी हाँ, एडवोकेट विनय बंसल के पास, और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि जो आज फिर जो सुनवाई हुई है वो किस एक्ट के दौरान हुई है और क्या इसमें प्रावधान रहेगा और आगे की पूरी कार्यवाही क्या रहेगी। जी सर। सर, जैसा कि पता चला है कि आज फिर जो है आकर्षण उप्पल को जो है कोर्ट में पेश किया गया। आखिर कौन सा दोबारा से जो एक्ट है, कौन सी धारा उन पे लगाई गई कि आज फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया, पूरा थोड़ा सा एक बार बताइएगा। एक नई FIR, एक मुद्दई है सुरेंद्र कुमार सर दिलीप सिंह, ये कैथल के पास एक शेरडा गांव है, वहाँ का व्यक्ति है। उसने एक FIR दर्ज कराई कि भी मैंने सोशल मीडिया खोला तो मुझे वहाँ पे कुछ ऑफ सीन्स नज़र आए एक छोटी बच्ची को लेकर, और वो एक आकर्षण उप्पल ने कोई ID बनाई हुई है httwww.facebook.com आकर्षण उप्पल 1 के नाम से। उसके ऊपर उसने उसको लोड किया हुआ है, जिसके अंदर के बच्ची के कुछ ऐसे पार्ट्स एक्सपोज किए जा रहे हैं जो कि वो भद्दे हैं और जिनको कि ऐसे आम उसको एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए था। एक नाबालिग बच्ची है, उसके पार्ट्स को एक्सपोज किया जा रहा है और उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जा रहा है, और जो कि मेरे को देखने में बुरा लगा। और क्योंकि ये करनाल में सारा काम किया जा रहा है, आकर्षण उप्पल करनाल में है, करनाल से इसे कार्रवाई की, और मैं भी आज करनाल में हूँ जब मैंने इसको देखा है। तो उसने ये एप्लीकेशन करनाल में यहाँ पे दी, जिसके बेस पे ये मौजूदा FIR जो है, ये FIR नंबर 85/4/7/2023 को धारा 228A 384 180 IPC सेक्शन 23 सेक्शन 13 पोक्सो एक्ट और IT एक्ट की धाराओं के तहत और JJ एक्ट की धाराओं के तहत रेलिवेंट सेक्शंस में इसके खिलाफ दर्ज हुई है। अब पुलिस ने उसको जेल से निकाल के और उसको शामिल तफ्तीश किया। शामिल तफ्तीश करने पे उसने कन्फेशन किया कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है जो इसमें लिखा हुआ है, और उसने अपना जो बयान दिया वहाँ पे पुलिस को, उस बयान में उसने लिखा कि मैंने इस लड़की के, जो ये बच्ची थी जो पीड़ित नाबालिग थी, इसकी एक पेन ड्राइव बनाई थी जिसमें कि इसके निचले जो पार्ट्स थे उनकी मैंने इसकी फ़ोटो जो है ना वो ले ली थी। आज ये मानना है? हाँ, क्लिक कर ली थी। हाँ, उसने कन्फेशन किया पुलिस को कि भाई मैंने ये फ़ोटो क्लिक कर ली थी और पेन ड्राइव मैंने ये बना लिया था। और वो पेन ड्राइव जो है, मैं अभी पीछे कुछ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश में गया हुआ था, तो जब मैं हिमाचल प्रदेश में गया तो मैंने वो वहाँ पे छोड़ दी थी। तो वो पेन ड्राइव में जो उसके बच्ची के जो निचले पार्ट्स के न्यूड फोटोग्राफ्स हैं वो मैंने जो है, जब मैं हिमाचल में गया था तो मनाली में छोड़ा आया था, तो वहीं पे वो पड़े हुए हैं। और दूसरा जो है, उसने ये कहा कि भाई इसके फादर से भी मैंने 5,000 रुपये एक्सट्रैक्ट किए थे कि भाई अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो मैं आपकी ये जो बच्ची की फ़ोटो है, न्यूड फोटोग्राफ जो मैंने ले ली हैं, मैं इनको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। तो उसके फादर के भी पुलिस ने बयान लिखे हुए हैं बच्ची के कि हाँ इसने ये मेरे पास आया था और इसने हमारे से ब्लैकमेल करके 5,000 रुपये एक्सट्रैक्ट किए थे इसने ब्लैकमेल करने के लिए। तो वो बयान उसने पुलिस ने लिखने के बाद इसको केस को आगे चलाया। अब आज आकर्षण उप्पल का कहना ये था, जब पुलिस ने कहा कि भाई हम, क्योंकि इसने ये कन्फेशन किया हुआ पुलिस के सामने, फर्द इंशकाफ कहते हैं इसको, तो इसमें जो क्योंकि इसने कन्फेशन किया हुआ है कि हाँ मैंने ऐसा किया है और मेरे पास ऐसी पेन ड्राइव है जो कि मैंने हिमाचल में छिपाई हुई है और मैंने उससे 5,000 रुपये एक्सट्रैक्ट किए हुए थे, वो भी मेरे पास है। तो जब ये कन्फेशन करके पुलिस ने इसका रिमांड सीख किया कि भाई ये हमें चाहिए, एक्यूट चाहिए फर्दर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसका रिमांड करके हम इससे प्रॉपर इसे जो प्रूफ है इनको रिकवर करना चाहते हैं, तब उस वक्त जो है आकर्षण उप्पल के वकील ने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, और
उसके बाद जो है कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद इस फैसले को रिजर्व रख दिया कि क्या आया इसके अंदर पुलिस को रिमांड मिलना चाहिए या कि पुलिस को रिमांड मिलने के बजाय वो उसकी पुलिस की एप्लीकेशन रिमांड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। वो कल को फैसले के लिए रख दिया है, कल उसका फैसला आएगा तो उसके बाद जो भी न्याय का आगे फर्दर देखिए कोर्स सर, होगा। इसमें आपने बताया कि पोक्सो एक्ट इसमें लगाया गया है, तो वो जहाँ तक जानकारी है किसी को छेड़छाड़ के उसमें लगाया जाता है नाबालिग। नहीं, वो कुछ मिसकंसेप्शन है क्योंकि जो पोक्सो एक्ट है उस पोक्सो एक्ट के अंदर रेलिवेंट सेक्शंस हैं, उसके अंदर सेक्शन 13 और 23 में है स्पेसिफिकली कि जहाँ पे आप किसी भी नाबालिग बच्चे के अंगों को सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश करें, उनको अपलोड करें, उनको इस तरीके से भद्दे तरीके से पेश करें तो वो भी ऑफेंस में आता है। तो वो ऑफेंस इसने किया है, तो वो क्योंकि उसने उसको ऑफेंस को किया है और ये एडमिटेड फैक्ट है कि वो वीडियो अवेलेबल है और उस वीडियो को भी उसने ऑडिट किया उसको, तो वो वीडियो उसने लंबी बनाई और उसको बाद में करनाल में अपने ऑफिस में बैठ कर उसको ऑडिट किया। ऑडिट करने का पर्पज़ ही उसका ये होता है कि भी उसके अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई जाए। उसके अंदर जो वीडियो जो कोर्ट में आज दिखाई जा रही थी उस वीडियो के अंदर वो खुद अपने आप भी ये मान रहा था कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने मुझे मना किया है कि भाई आप इस नाबालिग बच्चे की वीडियो इस तरीके से ना बनाएं, ये ठीक नहीं है। और वो कहता है अपने आप ही बोल रहा है उसके अंदर वीडियो के अंदर कि ऐसा कौन सा कानून है जो मुझे नाबालिग बच्चे की वीडियो इस तरीके से बनाने के लिए रोकता है। जो बच्ची नाबालिग है उसके ऊपर से उसने बेचारे ने कपड़े डाले हुए हैं क्योंकि जिस अवस्था में लेटी हुई है कि एक्सीडेंट की वजह से जो भी दुर्घटना उसके साथ हुई बच्ची के साथ, तो उसके टाइम पे ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था कि आप ज़बरदस्ती उसके उसमें एंटर करें। और एक नाबालिग बच्ची का तो इंटरव्यू लेना वैसे भी जायज़ नहीं है। जब उसके पेरेंट्स थे वहाँ पे तो उनसे ले लेते आप। कितने टाइम पहले का ये वाकया था? ये वाक़ा जो बताया जा रहा है अभी इसमें मेरे को एग्जैक्ट वो नहीं है, एफआईआर के अनुसार शायद ये पिछले साल का वाक़ा है। पिछले साल का? हाँ जी, मगर वो तो कभी भी हो सकता ना। ऑफेंस जो है ना क्रिमिनल लॉ के अंदर, इसमें कहीं ऐसा कुछ वो नहीं है। मान लो आपने एक नकली नोट 4 साल पहले छाप लिया और वो नकली नोट आज चलने के लिए आया और मुझे पता है कि ये नोट आपने छापा है, तो जुर्म तो आज से शुरू हुआ ना। ये नहीं कह सकते कि नोट तो मैंने 4 साल पहले छापा था, आज मुझे किस लिए पकड़ा जा रहा है। तो वो ऑफेंस जो है जब भी पता लगे कि भी ये ऑफेंस कमिट किया है आपने, तो उसी टाइम से उसको किया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई टेक्निकलिटी नहीं है जैसी उन्होंने वो कह रहे हैं, हालांकि गलत है वो बात। तो सर जो पेन ड्राइव के अंदर जो फोटोज थी क्या वो भी वायरल की थी उन्होंने कहीं पे, जो पेन ड्राइव आप लोगों को उपलब्ध हुई है? ऐसा है, पेन ड्राइव के अंदर उसने जो फोटो की वो उसने वायरल नहीं की कहीं पे भी। उसके लिए उसने 5,000 रुपये उसके फादर को जबरदस्ती एक्सटॉर्ट किए उससे। तो रिकवरी वगैरह हो चुकी है? वायरल नहीं की। अब उसके फादर को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया, पुलिस ने फादर को उसके शामिल तफ्तीश करने के बाद उनके 161 के बयान लिखे, उसके अंदर आया कि हाँ मेरे से इसने 5,000 रुपये इसी बात के लिए लिए थे। अब क्योंकि उन्होंने 5,000 रुपये लेने का अपने बयान दिए कि भाई मेरे से इसने आकर्षण उपल ने एक्यूज ने मेरे से पैसे लिए 5,000 रुपये, तो हम ये चाह रहे थे कि भाई एक तो वो जो पेन ड्राइव उसने ले रखी थी जिसको कि वो वायरल करने की धमकी दे के 5,000 रुपये एक्सटॉर्ट कर चुका था, एक तो वो पेन ड्राइव बरामद की जाए, दूसरा उससे जो 5,000 रुपये उसने वो कहते हैं भी हाँ इससे वो किए थे वो उससे बरामद करने की वो की जाए। तो कल दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा? कल दोबारा कोर्ट ने आदेश दिया है आज के भी इसको कल दोबारा पेश किया जाए और कल दोबारा पेश करके, क्योंकि आज आर्गूमेंट दोनों पक्षों की कोर्ट ने सुन ली थी। जज साहब ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से दोनों पक्षों की बहस को सुना और उनकी बहस को सुनने के बाद जज साहब किस नतीजे में पहुंचेंगे कल पता चलेगा। तो कल ऑर्डर कुछ कर सकते कल हैं? ऑर्डर कर सकते हैं कोर्ट। तो सजा हो सकती है इसमें? नहीं, ये सजा का मैटर नहीं है, कल सजा का मैटर नहीं है। कल तो सिर्फ कोर्ट ने इस बात को आदेश पारित करना है कि क्या पुलिस ने जो वो अपनी वो बनाई है, क्या इसने जो अपना कन्फेशन किया है और उस कन्फेशन के आधार पे पुलिस जो रिकवरी करना चाहती है इससे, क्या वो रिकवरी के लिए पुलिस को रिमांड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो कितने दिन का मिलना चाहिए। क्योंकि पुलिस ने जो मांगा है रिमांड, अब पुलिस ने जो रिमांड मांगा 7 दिन का मांगा है, क्योंकि उन्होंने हिमाचल में मनाली में जाना है और हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र और करनाल 2 जगह पे उसको करना है। तो उन्होंने कहा 7 दिन का रिमांड इस काम के लिए सफिशिएंट है। अब हो सकता है कोर्ट उसको 7 दिन की बजाय कम कर दे, या हो सकता है कोर्ट कहे कि नहीं रिमांड नहीं मिलता। वो जज साहब का अपना प्रेरोगेटिव है कोर्ट का, वो न्याय का जो भी बनेगा उसके हिसाब से कोर्ट फैसला करेगा। एडवोकेट साहब एक क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों के जैसे हम न्यूज़ दिखाते हैं, काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन भी आते हैं या कमेंट्स भी आते हैं कि ऐसा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। जब पहले जो तहसीलदार वाला मामला था उसमें जब उनको सज़ा दे दी गई थी, तो अब ये जो केसेज है ये बार बार कहीं ना कहीं से उठा करके ला के ले जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, आम आदमी कानून की परिभाषा को नहीं समझ पा रहा होता। मान लीजिए आपकी बात को ठीक मान लें कि पुलिस ने जानबूझ के इसको फंसाने के लिए कोई केस बना दिया है, मगर जब वो पुलिस ने कोई केस बना दिया तो उसको अगला स्टेप है कानून की अदालत।
अदालत में उस केस को रखा गया। पिछले केस की बात करें जिसमें आपने कहा कि तहसीलदार का है, उसके अंदर श्री आलोकानंद जी की कोर्ट में वो मैटर पेश हुआ। जज साहब ने पूरी तसल्ली से, तन्मयता से उस केस को 1.5 घंटे के लगभग सुना। जज साहब ने 1.5 घंटा सुनने के बाद उनकी बेल एप्लीकेशन को अगले दिन के लिए रखा उन्होंने, और अगले दिन उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। वो उन्होंने पूरी डिटेल ऑर्डर पास किया। अब आकर्षण उपल पक्ष उस बात से सहमत नहीं था। उन्होंने कहा जी श्री अपना आलोकानंद जी कोर्ट ने सही फैसला नहीं किया है, हमें इसका न्याय जो है सेशन कोर्ट से मिलेगा। अब सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज श्री महाजन साहब, एडी महाजन साहब ने भी उस मैटर को पूरी तन्मयता से सुना, और उस वीडियो को, क्योंकि सारा का सारा जो आम उनके साथ वो आकर्षण उपल एंड कंपनी जो थी वो सारी की सारी वहाँ पे भरी हुई थी, अच्छे बढ़िया लाइयर्स वहाँ पे खड़े हुए थे। हमारे माननीय श्री भूपेंद्र सिंह राठौर साहब, हमारे वकील साहब नीचे भी पेश हुए, और ऊपर श्री चीमा साहब हमारे एक्स प्रेसिडेंट वगैरह बढ़िया एडवोकेट पेश हुए। उन्होंने अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से केस भी प्लीड किया, जितना वो अपने कर सकते थे उससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से उन्होंने किया। देखो हम ये कहें कि भी उन्होंने अपने तरीके से नहीं कहा, उन्होंने सारी बात कही। जज साहब को वीडियो भी दिखाई गई वो कि भाई तहसीलदार के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उन्होंने कहा जी सर देखिए इसमें बताइए कि ऐसा क्या हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भी आकर्षण उपल को बेल देने के लायक केस को नहीं समझा। अब वो जो आपने बात सवाल पूछी है, आपने कहा कि क्या ऐसा होता है कि भाई बार बार इसको केसों में फंसाया जा रहा है। मान लीजिए कि आपकी बात को मान लेके भी केसों में फंसाया जा रहा है, वो पुलिस के लेवल पे हो सकता है केसों में फंसाया जा रहा है, मगर जब एक मामला न्याय के सामने आ गया, अदालत के सामने आ गया, जब अदालत उसको ठीक मान रही है, तब ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने गलत किया। हाँ, क्योंकि लास्ट में देखा जाता है कि अदालत ही बचती है जिस पे लोगों का विश्वास होता है, और हर जगह पे अदालत ही उसको फैसले को कर रही है। अब अदालत जो है, अब इसके अंदर आप आज देखें, अब मामला ये आया कि भी बार बार जो है ना, वो जज साहब के सामने वो आज आकर्षण उपल जी बिलक बिलक के रोए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो किस लिए रो रहे थे, क्या वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे थे, या कि वो सिंपैथी गेन करने की बजाय कोई कोर्ट में प्रेशर माउंट करना चाह रहे थे, या कि वाकई उनके मन में कोई दर्द था जिसको वो बताना चाह रहे थे। अब ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना कोर्ट में करके शायद वो कहते हैं कि भी कुछ लेने के लिए, क्योंकि हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, हम अपने पक्ष को रखने के लिए हम भी कहते हैं कि भी वो तो सारी ड्रामेबाजी कर रहा है। अब हो सकता है दूसरा पक्ष कहे जी उसके दिल में वाकई में दर्द था। अब ये तो फैसला अदालत करेगी। तो कहीं ना कहीं जो आकर्षण उपल है उनकी जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इस समय पर देखा जाए देखो मुश्किलें जो है वो उसने काम ऐसे किए हैं। अब आज भी आर्गूमेंट्स हुई, और जो पिछले बार भी तहसीलदार साहब वाली FIR के मामले में भी जो बहस हो रही थी, तो उसमें कह रहे थे कि जी ये तो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, इसको दबाया जा रहा है, इसको कुचला जा रहा है। मैं ये नहीं कर रहा, दबाया नहीं जा रहा कोई भी, वो आदमी काम ही ऐसे कर रहा है। एक तहसीलदार आनंद रावल जी जो मोरनी में लगे हुए थे, इस आदमी ने उसको ज़बरदस्ती रजिस्ट्री कराने के लिए कंपेल किया, और रजिस्ट्री जो है ना वो किसी नीचे की प्रॉपर्टी की थी, और वो चाह रहा था कि बिल्कुल सड़क के ऊपर की जो प्रॉपर्टी है जो किसी एक विडो लेडी के कब्जे में है, उस जगह का उसमें लिखा जाए कि कब्जा इस जगह का ले लिया है। उस तहसीलदार ने इनकार कर दिया, उसको ज़बरदस्ती छुट्टी भेज के दूसरे तहसीलदार से उसने रजिस्ट्री कराई, और जब उसने इनकार कर दिया, जब उसने शिकायत की, और जब उस फीमेल लेडी ने भी अपनी कंप्लेंट की कि सर ये मेरी जगह की रजिस्ट्री में उसमें मेरी जगह को क्या ही शामिल कर लिया, तो इसने उस तहसीलदार को एड्स का मरीज, उसकी वाइफ को एड्स का मरीज, उसका साथी था एक शिव कुमार नाम का कोंडगांव का, उसको कहा कि इस आदमी को एड्स है। क्या ऐसा कि किसी को कहना कि जी एड्स का मरीज है, ऐसी चीज़ें शोभा देती हैं? तो ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इतने ब्लैकमेलिंग करने के तरीके हैं ये आपके पास। फिर उसके बाद जो है कोई मामला ऐसा होता है, नरेंद्र शर्मा एक्साइज इंस्पेक्टर, आप उसको बार बार ब्लैकमेल करके उसमें 14 लाख रुपए 13 लाख रुपए के करीब की जो है ना वो ठगी इन्होंने कर ली। 3 पत्रकारों ने मिलकर, 2 पंजाब केसरी के पत्रकार थे और उसमें एक आकर्षण उपल, और बार बार के तेरी वीडियो चला दूंगा, वीडियो चला दूंगा, वो पैसे एक्सटॉर्ट किए उसमें। तो वहाँ पे वो नरेंद्र शर्मा भी तो बेचारा वो कर रहा था दुख से कि सर आप मेरे को ऐसे पैसे एक्सटॉर्ट ना करें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और इनको कोई दया नहीं आ रही थी। आज ये अदालत में रो रहे हैं, वहाँ वो भी तो रो रहा था। तो कल दोबारा पेश किया जाएगा? कल दोबारा पेश किया जाएगा और अदालत फैसला करेगी। थैंक यू।